हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आई सीरीज में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीके जीएस के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी के हम आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये दोस्तों, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है पहला 30 जनवरी, 1 मई, 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो हमारा वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक। अब इससे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? देखिए, महात्मा गांधी का जन्म हमारा जो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। ठीक। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? देखिए, महात्मा गांधी की मृत्यु जो हमारी वो 30 जनवरी, महात्मा गांधी की मृत्यु जो हमारा 30 जनवरी 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में हुआ। ठीक। अब इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि महात्मा गांधी का जो है निधन किसने किया था, उनको किसने मारा था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नाथूराम गोडसे ने इसको मारा था। ठीक। गांधी जी को किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने मारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये दोस्तों कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? अब बात आती है निर्गम उपकरण क्या है। देखिए, निर्गम उपकरण मतलब होता है आउटपुट डिवाइस। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? आपके ऑप्शन पहला इंकजेट मुद्रक, दूसरा प्लॉटर, तीसरा प्रकाशिक लक्षणा विज्ञाता, चौथा स्पीकर। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए, प्रकाशिक लक्षणा विज्ञाता जो हमारा ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये तो सभी को पता होगा। प्रकाशिक लक्षणा विज्ञाता जो हमारा ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसके अतिरिक्त इंकजेट मुद्रक, प्लॉटर, स्पीकर, ये सब क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो चलिए अपने हम अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युक्ति द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है? किस वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब का कह रहा है किस युक्ति के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है? आपका ऑप्शन पहला अवतल लेंस, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण, चौथा जो है ग्लास प्लेट। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए, जो हमारा उत्तल दर्पण होता है वो सदैव जो है हमारा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक। कौन? उत्तल दर्पण जो हमारा होता है वो सदैव आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो चलिए अपने हम अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच पाई जाती है? मतलब डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच पाई जाती है? आपका ऑप्शन है पहला भारत अफगानिस्तान, दूसरा भारत चीन, तीसरा भारत पाक मतलब पाकिस्तान, चौथा जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 के साथ। देखिए, डूरंड रेखा जो हमारी वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है डूरंड रेखा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पाई जाती है। ठीक। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मैकमोहन रेखा जो हमारी वो किन दो देशों के बीच पाई जाती है? मैकमोहन रेखा जो होती है किन दो देशों के बीच पाई जाती है? देखिए, मैकमोहन रेखा जो होती है वो भारत और चीन के बीचों बीच पाई जाती है। ठीक है, मैकमोहन रेखा जो हमारी वो भारत और चीन को बीचों बीच पाई जाती है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच पाई जाती है? रेड क्लिफ रेखा जो है किन दो देशों के बीच पाई जाती है? देखिए, रेड क्लिफ रेखा जो हमारी वो भारत और पाकिस्तान के बीचों बीच पाई जाती है। ठीक। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच पाई जाती है? पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान के बीच पाई जाती है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच पाई जाती है? भारत और चीन के बीच। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच पाई जाती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से एक एक पक्का आएगा एग्जाम में, तो चीज को नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये दोस्तों कह रहा है कि जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? आपके ऑप्शन है पहला समान रूप से कम हो जाता है, दूसरा पहले बढ़ता है फिर कम होता है, तीसरा पहले कम होता है फिर बढ़ता है, चौथा समान रूप से बढ़ता है। फटाफट इसका आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए, जो हमारा जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो पहले उसका जो आयतन होता है बढ़ता है फिर उसके बाद घटता है। तो चलिए बताता हूँ कैसे घटता है कैसे बढ़ता है। देखिए, जो जल का आयतन होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सबसे अधिक होता है जल का आयतन। तो 4 डिग्री तक पहले बढ़ेगा फिर उसके बाद घटेगा। तो जाहिर सी बात है, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पहले उसका आयतन बढ़ता है फिर उसके बाद घटता है। ठीक है, नोट आउट कर लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये दोस्तों कह रहा है कि यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग क्या होती है? आपका ऑप्शन पहला बढ़ जाती है, दूसरा गिर जाती है, तीसरा वही बनी रहती है, चौथा ये सभी।
ये तो जाहिर सी बात है, ये जब घटिया वस्तु है उसकी कीमत भी गिर जाएगी, तो जनता जो उसकी मांग कम कर देगी, मतलब उसकी जो है मांग गिर जाएगी। आदमी कैसा वस्तु लेना पसंद करता है, वो अच्छा हो चाहे मतलब कितना भी महंगा हो, वस्तु अच्छी होनी चाहिए, बस जनता की यही मांग है। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक, इससे कई क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन पहला तो ये बन जाएगा कि बाबर जो किस वंश का संस्थापक था। बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक, किसका संस्थापक था बाबर? मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। देखिए बाबर की मृत्यु जो हमारी आगरा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बाबर की मृत्यु जो हमारी आगरा में हुई थी। ठीक, अब एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछता है कि बाबर की मृत्यु हुई कब थी। देखिए बाबर की मृत्यु जो हमारी वो 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आगरा में हुई थी। 26 दिसंबर 1530 को जो है बाबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। इससे भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है हमारा कब हुआ। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हमारा वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि वर्तमान में कुशीनगर जहां महात्मा बुद्ध को निर्माण की प्राप्त हुई थी किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन है पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उत्तरांचल, चौथा जो है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए वर्तमान में जो कुशीनगर है वो हमारा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में ही महात्मा बुद्ध को जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। किसकी प्राप्ति हुई थी? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इससे ये भी पूछता है दोस्तों कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक जो महात्मा बुद्ध हैं। कौन है? महात्मा बुद्ध हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बार बार पूछता है एग्जाम में। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। आपके ऑप्शन पहला ग्रेनाइट, दूसरा बेसाल्ट, तीसरा डायोराइट, चौथा जो है चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 के साथ। तब बात आती है अग्नेय चट्टान क्या होता है। मतलब ऐसे चट्टान जिनका निर्माण जो है धरातल के भीतर स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी पदार्थों से होता है, उसे अग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? अग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक, तो अग्नेय चट्टान इसमें से कौन नहीं है? चूना पत्थर। इसके अतिरिक्त ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट ये सब अग्नेय चट्टान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट आउट कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये दोस्तों कह रहा है कि भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन है। कह रहा है मतलब भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन है भारत का। आपके ऑप्शन पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा हरियाणा, चौथा केरल। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। किसके साथ जाता है? ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए भाषाई आधार पर जो है भारत का पहला राज्य जो है गठित है आंध्र प्रदेश है। ठीक है, कौन है? आंध्र प्रदेश। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था। देखिए आंध्र प्रदेश का गठन जो हमारा 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को जो है हमारा गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो इसको नोट आउट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि कह रहा है निम्नलिखित में से हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये तो सभी लोगों को पता होगा। हॉकी टीम में कितने प्लेयर होते हैं। आपका ऑप्शन पहला 9, 10, 11, 12। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए हॉकी टीम में जो हमारे 11 प्लेयर होते हैं। कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत किस प्रदेश से हुई। राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत किस देश से हुई। आपका ऑप्शन पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा हरियाणा, चौथा तेलंगाना। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत जो हरियाणा ने किया। किसने किया? हरियाणा ने किया। ठीक, एक क्वेश्चन ये होगा। अब इससे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत हुई कब। तो राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत जो हमारी वो 30 अप्रैल 2018 को हुई। कब हुई? 30 अप्रैल
18 को हमारी राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत हुई। ठीक, किसने किया था? हरियाणा राज्य ने किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होता है? कह रहा है मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? आपके ऑप्शन है पहला मांग और पूर्ति, दूसरा सरकारी प्राधिकारियों, तीसरा बाजार में क्रेता, चौथा बाजार में विक्रेता। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है मांग और पूर्ति के आधार पर जो है कीमत की निर्धारण किया जाता है। कीमत का जो है निर्धारण किया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति के आधार पर कीमत का जो है निर्धारण किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? लॉग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपका ऑप्शन पहला नेल्सन मंडेला, दूसरा लुई पास्चर, तीसरा आंग सांग सू, चौथा तुम। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए लॉग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक जो है नेल्सन मंडेला है। कौन है? नेल्सन मंडेला है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है दोस्तों कि रेबीज टीके का खोज किसने किया था? जब कुत्ता काट लेता है तो रेबीज का में इंजेक्शन लगता है, उसी का खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुई पास्चर ने जो रेबीज टीके का खोज किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, कह रहा कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? आपका ऑप्शन पहला 6 अगस्त, दूसरा 7 अगस्त, तीसरा 9 अगस्त, चौथा 8 अगस्त। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए हिरोशिमा पर जो है पहला परमाणु बम 6 अगस्त को गिराया गया। कब गिराया गया? 6 अगस्त को गिराया गया। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि हिरोशिमा पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया? तो देखिए 1945 में जो गिराया गया। कब गिराया गया? 1945 में गिराया गया। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हिरोशिमा पर जो पहला परमाणु बम किसने गिराया था? देखिए हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम जो है अमेरिकी वायुसेना ने गिराया था। किसने गिराया था? अमेरिकी वायुसेना ने गिराया था। ठीक, वायु सेना ने गिराया। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पहला 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, चौथा जो है 26 वर्ष। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो 25 वर्ष होना आवश्यक है। ठीक, आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री का जो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष उसकी भी होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए 35 वर्ष होनी चाहिए आपकी राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति का पूछता है तो उपराष्ट्रपति का भी 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों को नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों कह रहा है कि विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? आपका ऑप्शन पहला अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, दूसरा अंतरराष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक, तीसरा अंतरराष्ट्रीय पुनर्वित्त तथा विकास बैंक, चौथा अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास बैंक। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए विश्व बैंक का एक अन्य नाम जो है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। ठीक, इसको नोट आउट कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों यह कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन पहला लॉर्ड डलहौजी, दूसरा लॉर्ड कैनिंग, तीसरा लॉर्ड मायो, तीसरा लॉर्ड रिफन। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए जब 1857 के विद्रोह के दौरान जो भारत का जो है गवर्नर जनरल जो हमारा लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, कह रहा है कि बुद्ध किस वंश मतलब क्लैन से संबंधित है? बुद्ध किस वंश से संबंधित है? आपका ऑप्शन पहला ज्ञात्रिका, दूसरा मौर्य, तीसरा शाक्य, चौथा कुरु। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए बुद्ध जो हमारे शाक्य वंश से संबंधित है। ठीक, महात्मा बुद्ध जो किससे संबंधित है? शाक्य वंश से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? शाक्य वंश से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि हरारे किस देश की राजधानी है? हरारे किस देश की राजधानी है? आपका ऑप्शन पहला न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, दूसरा नाइजीरिया, नामीबिया।
तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए हरारे जो है जिम्बाब्वे की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? जिम्बाब्वे की राजधानी है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाइना की राजधानी क्या है? देखिए चाइना की राजधानी जो होती है हमारे बीजिंग होती है। क्या होती है? बीजिंग होती है, बीजिंग होती है। ठीक। अब एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा है कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या होती है? देखिए न्यूजीलैंड की राजधानी जो हमारी होती है वेलिंगटन होती है। क्या होती है? वेलिंगटन होती है। ठीक। ये न्यूजीलैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है? न्यूजीलैंड की राजधानी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? आपका ऑप्शन पहला 1921 से 31, 1911 से 21, 1941 से 51, 1931 से 41। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। 1911 से 21 में जो है भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि की दर दर्ज की गई थी। ठीक है, कब? 1911 से 1921 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये भी। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीनीकरण है? आपका ऑप्शन पहला लौह अयस्क, दूसरा पशुधन, तीसरा जल, चौथा कोयला। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए अजैव और नवीनीकरण संसाधन जो हमारा जल है, क्या है? अजैव और नवीनीकरण संसाधन हमारा जल है। ठीक है, अब बात आती है कि अजैव और नवीनीकरण संसाधन क्या है? मतलब ऐसे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न या शीघ्रतापूर्वक नवीनीकृत किया जाता है उसे अजैव और नवीनीकरण कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई? विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई? आपके ऑप्शन पहला चीन, दूसरा जापान, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान। इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सर्वप्रथम जो चीन में शुरू की गई। कब? चीन में शुरू की गई। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? आपका ऑप्शन पहला गेहूं, दूसरा जौ, तीसरा चावल, चौथा चना। इसको मैं आपको होमवर्क में देता हूं, कमेंट सेक्शन में हम इसका जो है आंसर करिएगा। देखता हूं सबसे पहले इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कौन करता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।